पिताजी जब हमारे खेलने से परेशान हो जाए तो मजाक में बोलते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। और ये कुछ प्लेयर्स ने सचमुच साबित कर दिया जो मजाक में मेरे पिताजी बोलते थे। और कुछ तो प्लेयर्स ऐसे बने कि वो अच्छे कोच बन गए और उन्होंने देश के लिए कितने प्लेयर्स तैयार किए। तो ये मेरा एपिसोड द विजय शो का सभी ऐसे कोच को समर्पित है जिन्होंने देश को अच्छे अच्छे प्लेयर्स दिए। तो आइए मिलाता हूं ऐसे ही एक कोच से इस एपिसोड में। आज एक चार्मिंग पर्सनैलिटी से आपको मिला रहे हैं जो हमेशा हंसमुख है, स्पोर्टिंग स्पिरिट रखता है, सबसे मिलजुल के रहता है और छत्रपति अवार्डेड है। मिलिए प्रताप शेट्टी से। प्रताप भाई, थोड़ा सा आपसे बचपन का स्कूल और उसके बाद कबड्डी आपने कब दिल में आया कि मैं कबड्डी खेलूं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बचपन से हमारे घर में स्पोर्ट्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं था क्योंकि हम लोग पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं किया जाता था, लेकिन हम स्कूल में कुछ ज्यादातर कुछ कर नहीं सके। जब हम लोग 8-9 में समथिंग क्लास में आते थे तो हमारा एक बिल्डिंग के पीछे साइड में ऐसे कबड्डी खेला जाता था। तो वो कबड्डी देख के मुझे बहुत लगा कि खेलना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमारा पढ़ाई हो गया, जब बीपीसीएल में काम पे लग गए हम, तभी यहाँ का स्पोर्ट्स क्लब का जो अभी आप देख रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स क्लब का टीम, कबड्डी का टीम, कंपनी का कबड्डी टीम बहुत अच्छा था। तो स्पोर्ट्स क्लब में हमारे लोग आके प्रैक्टिस करते थे। तो तभी मुझे इच्छा जागी कि चलो अपन फिर कबड्डी खेलेंगे। लेकिन कबड्डी की हमारी बीपीसीएल कबड्डी टीम भी थी, अच्छी खासी थी, प्रैक्टिस को आते थे, लेकिन कभी आते थे कभी नहीं आते थे। लेकिन जब से मुझे इंटरेस्ट लगा, मैं भी जाने लगा, तो वो भी बहुत इंटरेस्ट से कबड्डी प्रैक्टिस को आते थे। तो उनके साथ ही साथ मैं खेलते खेलते मेरा पहले साल में महाराष्ट्र मुंबई में सिलेक्शन हो गया, पहले साल में महाराष्ट्र में सिलेक्शन हो गया। तो मैं, ये मेरा बेस है, ये मेरा जन्मभूमि है कबड्डी का। जो भी मैं सीखा हूँ यहीं से सीखा हूँ। बीपीसीएल कबड्डी की टीम के साथ खेलते खेलते मैं कबड्डी सीखा हूँ। पहले मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का था ही नहीं, लेकिन माहौल के साथ में कबड्डी खेलने सीखा और कबड्डी में। लेकिन आपने बहुत प्लेयर्स बनाए हम लोग और लाए भी बहुत प्लेयर्स बीपीसी में, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई बाद में जब आपने हाथ में लिया। तो वो जर्नी कैसा था? जब मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन करके, जब यहाँ पे मैं कबड्डी खेल रहा था तभी हम लोग कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में थे। लेकिन उसी वक्त में 95 में महाराष्ट्र में सिलेक्शन हो गया और वही साल हम लोग कंपनी में यहाँ पे परमानेंट हो गए। कोर्ट में हम जीत गए और परमानेंट हो गया। हमारी पूरी कैंटीन डिपार्टमेंट वो भी आप ही लीड कर रहे हैं, बहुत लोग का उद्धार कर दिया। हाँ, कैंटीन में 275 लोगों को हम लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जीत गए। तो वहां से हम 275 लोग हम कंपनी में मर्ज हो गए। तो उसी साल मेरा महाराष्ट्र में सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे रिफाइनरी में हमको स्पोर्ट्स कोटा नहीं था, इसके लिए हमको 98 में स्पोर्ट्स कोटा में मेरे को रिफाइनरी से मार्केटिंग में जाना पड़ा। मार्केटिंग में जाने के बाद कबड्डी के टीम में हमारे अच्छे रिक्रूटमेंट प्लेयर नहीं थे, जो भी कंपनी में काम करते वर्कर लोग ही मिलकर हम लोग खेलते थे। लेकिन तभी बहुत इच्छा थी कि बीपीसीएल की कबड्डी टीम नंबर 1 हो, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं होने की वजह से वो हो नहीं रहा था। लेकिन भगवान की दया से जो मेरे यहाँ के बॉस थे, वसंत उपलोंगर साहब, वो रिफाइनरी में मेरे बॉस थे, वही वहां पे मार्केटिंग में आ गए और स्पोर्ट्स के एचआरएस वेस्ट के कॉर्पोरेट एचआरएस के डीजीएम बन के आए उधर। तो उनको लग के मैं उनके पीछे लगा, सर ऐसा ऐसा हमको प्लेयर चाहिए। तो उन्होंने मुझे पहले 3 प्लेयर दिया, उसके बाद 4। और हमारा एक उद्देश्य था कि हम लोग पीएससी भी खेल रहे थे, तो पीएससी में हमको वहीं से हारना पड़ता था क्योंकि वहीं से हर साल 4 प्लेयर 5 प्लेयर ऐसे प्लेयर लेते थे, इसलिए हमको जीतना बहुत मुश्किल होता। तो जब से रसन साहब वहां आ गए तो उनको मैं पीछे लग के उनके सर मुझे रिक्रूटमेंट चाहिए करके, तो उन्होंने मुझे 4 ऐसे प्लेयर देते थे। तो उसके बाद हमारा ऐसा उद्देश्य बन गया कि नहीं, वहीं से हराना है। हमारा एक ही उद्देश्य था कि बीपीसीएल का नंबर 3 को नंबर 1 बनाना है, किसी भी हालत में बनाना है। तो वो हम उद्देश्य हमारा ऐसा था कि वो उद्देश्य ऐसे बड़े बड़े अफसर जो आए, वसंत साहब, पद्माकर साहब, उनके वैसे सफल हुआ। और आज के दिन में 20 से 25 प्लेयर लोग को बीपीसीएल में लिया। उसके बाद हमारा बीपीसीएल नंबर 1 हो गया, इंडिया में नंबर 1 हो गया। यही मेरी मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गया। बहुत अच्छा। और सर, छत्रपति अवार्ड आपको जब मिलने का नॉमिनेशन आया होगा तो किस मैच के बाद आया ऐसा आपको लगता है? डायलॉग ऐसा था कि मैं जब 95 में मेरा महाराष्ट्र में सिलेक्शन हो गया, 99 मतलब 5 साल खेला मैं महाराष्ट्र के लिए।
उसी वक्त मेरा इंजरी हो गया और मेरा लिगामेंट लेफ्ट लेग का लिगामेंट टूट गया। उसकी वजह से मैं वो मुझे खेलते को छत्रपति और नहीं मिल सका। हाँ। उसके बाद जब मैं कोचिंग चालू किया, कोचिंग के बाद मैंने कोचिंग में मुझे महाराष्ट्र कोचिंग कोच था, मैं कंटिन्यू गया साल में महाराष्ट्र कोच था मैं। उसका बीपी क्षेत्र कम से कम 15 से 20 साल में कोचिंग किया। तो कोचिंग की वजह से मुझे उत्कृष्ट क्रीड़ा मार्गदर्शक करके मेरे महाराष्ट्र से शासन ने ये अवार्ड दिया है मुझे। तो कोच करके मुझे अवार्ड मिला है। और आप प्रो कबड्डी में भी कोच थे? हाँ जी, मैं 2016-17 में मैं बंगाल रॉयल्स के लिए कोच था। 19 को मैं जयपुर टी पैंथर्स के लिए प्रो कबड्डी में कोच। वाह, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, टीम में कभी प्रॉब्लम्स आए? आप कोच थे इतने साल तक बीपीसीएल में, तो कुछ तो प्लेयर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या आपको लेके कुछ प्रॉब्लम ऐसा कभी हुआ? नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग तो प्लेयर में होता रहता है, लेकिन कभी भी तकलीफ ऐसा नहीं हुआ। प्लेयर लोग मेरे सामने कभी बात ही नहीं करते थे। लेकिन क्या था कि जब कोई आदमी ऊपर के लेवल पे जाता है तो कुछ लोगों को दिखने में तकलीफ होता है। जैसे हमारे कुछ मैनेजमेंट के लोग थे जिनको वो तकलीफ हो गया कि भाई हमारे टॉप में हूँ, बड़े बॉस को हमारे सुनते हैं, तो उन्होंने कुछ उसमें बीच में तकलीफ लाया। लेकिन ठीक है, वो थोड़े दिन की तकलीफ का हैंडल हुआ और सही ढंग से। और मैं 2018 तक बीपीसीएल को कोच था। ये मेंटल हेल्थ का कबड्डी में कितना रोल है? मतलब जैसे मैच के पहले किसी को टेंशन आता होगा या ऐसा कुछ आपको लगा कभी किसी मैच के पहले? जैसे आपने ओएनजीसी का नाम लिया, मेंटल देखो, जब टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर रहेंगे तो आपको इतना तकलीफ नहीं होता, क्योंकि क्या है, एक नहीं खेलेगा तो दूसरा तो खेलता ही है। हाँ, तो लेकिन जब मैंने जितने प्लेयर लिए वो टॉप के प्लेयर थे। मतलब उन्होंने टॉप के प्लेयर, मतलब मैंने बेस से लिया उनको, ऐसा नहीं लिया टॉप में, मैं डिस्ट्रिक्ट से लिया उनको। लेकिन मेरे को एक स्पेशलिटी थी, मेरे को दृष्टि थी। मैं प्लेयर को पहचानता था कि ये प्लेयर का परफॉर्मेंस लाइफ टाइम होगा। तो मेरा जो भी है नजरिया वो कभी भी गलत नहीं हुआ। इसके लिए मुझे एक प्लेयर ने मैच जीता, परफॉर्मेंस अच्छी दिया। इसके लिए नॉर्दर्न रेलवे जैसा टीम जो इंडिया का सबसे टॉप का टीम है, 2012 में जब पनवेल में रामचंद्र ठाकुर जी का नेतृत्व में वो टूर्नामेंट लिया गया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें हमने उनको बहुत अच्छी तरह से हराया था। हमारे सभी प्लेयर अच्छे खेले थे। उसके बाद वो नॉर्दर्न रेलवे कभी मुझे बाहर खेलते हुए दिखाई ही नहीं दिया। तो वो एक मुझे बहुत बड़ा प्राउड हो रहा है, क्योंकि उतना बड़ा टीम, उसमें टॉप का, मतलब तभी के राकेश कुमार, चिल्लर, सब जो बड़े बड़े प्लेयर थे, संजीव कुमार जैसे कोच थे उनके पास, फिर भी उन्होंने वो मैच हमने वो जीत लिया। उसके बाद वो कभी खेलने भी नहीं। इसलिए अच्छे टीम को हमने, हमारे अच्छे प्लेयर लोगों ने मैच जिता के दिया है हमें बीपीसीएल पे। आप किसी से इंस्पायर हुए थे कबड्डी में? मतलब किसी को देख के लगा मेरे को ऐसा बनना है? नहीं, मैं किसी को देख के मैं इंस्पायर नहीं हुआ। मेरे साथ एक प्लेयर था, मेरे साथ हमारा पांडुरंग हरेल करके, जो रिफाइनरी की टीम में था। बेचारा आज वो नहीं है दुनिया में। मेरा प्रेरणा स्थान वो है। कैसा मालूम है, वो प्लेयर ऐसा था, मुझे यही याद रखी थी, ये सुनील यादव है, ये सागर बांदेकर है, ये वो है, ये है, ऐसे प्लेयर को दिक्कत होगा मेरे को, ये ऐसे खेलते वैसे खेलते। तो क्या हम लोग लंबे सांग लिए कोल्हापुर कहाँ मैच देखने जाते थे। तो देखते मुझे को लगा नहीं, मुझे भी टॉप जोश आ गया। हाँ, जोश आ गया, टॉप बनना है। और हमारा हाइट, पर्सनालिटी की हाइट, बॉडी के मेरे साथ दिया हमको। अरे हाइट तो आपके साइज का हेलमेट मिलता नहीं था, ऐसा मैंने सुना। और आपको इसलिए बुलेट लेनी पड़ी क्योंकि बाकी गाड़ियां तो साइकिल लगे आपके सामने। तो ये चीज था, इसके लिए मुझे मेरा एनालिटिक का बेनिफिट वाकया बता। तो एक बार हम लोग स्पोर्ट्स डे पे आए थे परेल में, तो सब लोग बोले प्रताप आने वाला है। तो मैं एक बार आपका हाथ का कॉफी पिया था रिफाइनरी में, तो मुझे मालूम था। तो सब लोग बोले अभी प्रताप आने वाले, और सब डिस्कस थ्रो, गोला फेंक सब हो चुका था। तो समझ लो एक 50 तक फेंका होगा हाईएस्ट वाले ने। तो आपको सबने रिक्वेस्ट किया, अरे फेंको डिस्कस, आपने 80 फेंक दिया। तो सब लोग देखते रह गए, बोले अरे यार ये स्पोर्ट्स डे में आता नहीं है। तो अंदर ताकत थी और मिट्टी में रहने से रेगुलर
आप प्रैक्टिस के बारे में भी थोड़ा बताइए, ग्राउंड बाजू में ही है, इसीलिए मैं इस जगह पे आया आपसे मिलने। डिस्कस का बात किया, मैं डिस्कस तो भी किया। एक बार महाराष्ट्र के लोगों ने चौथा नंबर आया था, फोर्थ में। लेकिन जब देखा एक कबड्डी खेलते हुए दोनों गेम नहीं खेलते क्योंकि उसमें शोल्डर पे चांसेस थे, हमने ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया। ये जो ग्राउंड है, ये मेरा मेन जो आज मैं जो भी हूँ इस ग्राउंड के बदौलत, आज ये ग्राउंड है। हम कम से कम 1.5 से 2 घंटा भाग सकते, और मेरे सभी खिलाड़ी अपने नाम लेते हैं कि वो पसीना निकाल लेता था। हाँ, आज मेरे खिलाड़ी नहीं बोले 38, 37, 38 एज तक खेले अभी सब रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि ये इसके बदौलत, ये गांव के बदौलत है। हम लोग बारिश में भी 3 महीना 4 महीना कम से कम 1.5 से 2 घंटा में भागते थे। और ऐसा नहीं कि उन लोग भागते थे, पहले मेरे साथ, मैं भी उनके साथ था। सब लोग ये जो ग्राउंड है, ये मेन हमारा आज हम जो भी है, आज हमारा जो भी नाम है, इसके वजह से, ग्राउंड की वजह से हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटा कम से कम रनिंग एक्सरसाइज, हमारा ऊपर ग्राउंड प्रैक्टिस करते थे। तो ये प्रैक्टिस जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। आपका दिक्कत, मैं वही पूछने वाला था आपको कि नए प्लेयर्स के लिए आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, मैं एग्जाम्पल यही दूंगा कि आप शॉर्टकट कोई भी चीज मत करो, आपको मेहनत करना है। आपको अगर 7वां माले में चढ़ना है तो आपको स्टेप बाय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा माल चढ़ के जाना। हाँ, तो आपको जब तक आप ये मेहनत नहीं करोगे, आपका जब तक ये गांव में उतर के मेहनत नहीं करोगे, आपका अचीवमेंट जो भी है, आपका गोल होगा, वो आप पूरा नहीं कर सकते। प्रताप, एजुकेशन का आपको क्या लगता है? मतलब अगर प्लेयर और एजुकेशन साथ में रहे तो कितना पॉसिबिलिटी है? क्योंकि प्रैक्टिस को तो बहुत टाइम देना पड़ता है, तो आपका शाम का जो क्लासेस का टाइम है वो तो आपको खेलने में देना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको आज के दिन में बच्चे लोगों को पढ़ाई करना जरूरी है, मैं समझता हूँ। लेकिन जब हम प्लेयर रिक्रूट के लिए जाते थे तो एक लाइन लगता था, एजुकेशन जो पढ़े सीखे हैं, इंजीनियर में है, उनका लाइन लगता था हजारों में, और जब हमको स्पोर्ट्समैन का लगता था 1, 2, 3 में मिलते रहे। तो मैं कहूंगा कि देखो, स्पोर्ट्स जरूरी है, उसके बाद एजुकेशन भी जरूरी है, लेकिन एजुकेशन और दोनों साथ में होना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद साथ साथ में एजुकेशन भी थोड़ा बहुत जरूरी है, ताकि क्या है, जब आप रिटायर में स्पोर्ट्स से रिटायर हो जाते हो तभी एजुकेशन का बहुत जरूरी पड़ता है। अच्छा पोस्ट मिलेगा। दूसरी बात, सर्वाइव करने के लिए आपको जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, आज हमारे जितने भी बीपीसीएल के स्पोर्ट्समैन रिटायर हो गए, स्पोर्ट्स से रिटायर हो गए, उनको बहुत लोगों को नौकरी छोड़ दी यहाँ पर, क्योंकि क्या है, वो आप जब मैनेजमेंट उनको इंजीनियर के लेवल में देखती है, उनसे परफॉर्मेंस वही सोचती है, तो उतना मिलना मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने जो ग्राउंड में अचीवमेंट किया, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, वो कोई भी दे नहीं सकता। आज हमारा मैच देखने के लिए 50 से 60 लोग, 1000 लोग आते हैं। सही बात है। हाँ, तो उनका जो सपोर्टिंग है वो लाजवाब है, मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप। लेकिन जो दाम पे लगने के बाद ऑफिसर वो सोचता नहीं, वो उनको वही चार्ज में तोड़ने को देखता है, इंजीनियर या जो उनका एमके लेवल में, तो उनको कहीं ना कहीं छोड़ मिलना चाहिए। अदरवाइज अपनी इंडिया में स्पोर्ट्समैन होना मुश्किल हो जाए। सही बात। खास बात है, वो कभी छिड़ता नहीं, लेकिन अगर तम्बाकू मलते देख लिया या गुटखा खाते तो गाली ही देता है सीधे। तो ये भी खास मैसेज है उनका कि ये गुटखा, सिगरेट, दारू ये स्पोर्ट्समैन के लिए वर्जित है। तो बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को संभाला है अभी तक, और अच्छा काम कर रहे हैं। आज पीडीपी इज द बेस्ट डिपार्टमेंट इन बेंजीन, और बेंजीन इंस्टॉलेशन के पीडीपी में आज वो हैं। प्रताप को मिली हुई ट्रॉफियां देखिए। अभी कभी हम लोग पिकनिक में कुछ गेम्स वगैरह लेते हैं, बोलते भाई ट्रॉफी मत देना इतनी ट्रॉफी है उनके पास, ये देखिए। प्रताप, इधर रेगुलर स्विमिंग भी करते थे ना? हाँ, यहाँ पे कंटिन्यू हमारा प्रैक्टिस के बाद स्विमिंग रोज। बच्चे लोग, प्लेयर्स को आपने बहुत मजा कराई। मतलब तब भाई थोड़ा फैमिली के बारे में आपने बताया नहीं। आज सच बोले तो जो हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो हमारी फैमिली की वजह से हमको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मेरे मिसेस ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस में काम करती है। बच्चों को संभालने से लेकर उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी उसने लिया है। तो उसके वजह से मैं फ्री हूँ, क्योंकि मैं यहाँ भी टूर पे जाता हूँ, ये उनके वजह से, क्योंकि इसलिए मिसेस का और फैमिली का, माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे बड़ा लड़का इंजीनियर हुआ ऑलरेडी, जाइकस करके अमेरिकन कंपनी, उसमें काम कर रहे हैं 2 साल से। बढ़िया। छोटा वाला मेरा सीए कर रहा है, उसका लास्ट ईयर, अभी जनवरी में उसका फाइनल एग्जाम है।
तो मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़के एक इंजीनियरिंग किए। मतलब उनको स्पोर्ट्स में तूने कुछ जोर नहीं दिया लगता मैंने है। जोर नहीं दिया, इसका मतलब क्या होता है, मैंने तभी बताया ना कि आप लोगों को मेहनत किए बगैर कोई चीज मिलता नहीं है। सही बात। क्योंकि हमारा तब का बैकग्राउंड बहुत बराबर नहीं था, हमारा फैमिली बैकग्राउंड या घर का कंडीशन ठीक नहीं था कि तभी आपने कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके करने का दिल कर रहा है। लेकिन आजकल के बच्चों को सब रेडीमेड Easy मिला हुआ मिलता, है, सही बात है। इजीली मिला हुआ है, तो उनको वो जो बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं जड़ पोषण, वो मिला नहीं उनको कभी, उनको चटका बैठा नहीं, इसलिए उनको लगता है सभी इजी मिलना चाहिए। तो सही मैंने- बात है। वैसे भी जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके बच्चे बनते नहीं है, हाँ। क्योंकि इजीली मिलता है और सब। दूसरा बात क्या मान रहे हैं, उनका दूसरा आवड़ी चीज है, मेरा बड़ा लड़का छोटा लड़का कबड्डी खेलते थे, बड़ा लड़का खेलता है। अच्छा। लेकिन वेट कैटेगरी आने के बाद कबड्डी हाँ। में 85 का वेट कैटेगरी आ गया। हम लोग के टाइम में वेट कैटेगरी नहीं था, हाँ हाँ। तो हमारे बच्चे तो वो 70-80 किलो के तो नहीं होंगे, तो मेरे हिसाब से वो 85-90 के ऊपर ही होंगे। तो 85 होने की वजह से ज्यादातर वो नहीं खेलने का रीजन ज्यादातर वो है। ओके अदरवाइज बड़ा लड़का मैंने खेलता था, अच्छा। लेकिन वेट कैटेगरी की वजह से वो नहीं खेलता। ओके ओके प्रताप, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन प्रताप। और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से तमन्ना थी कि आपके 4 शब्द लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत अच्छा लगा। और आपका फाइनल मैसेज प्लेयर्स के लिए जो यंग हैं अभी, उनके लिए मैसेज दीजिए आप। मैं सभी खिलाड़ी को यही कहूंगा कि भाई मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करो, और जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उसका फल 100% मिलेगा। आप बोलोगे मुझे आज का आज गरम खाना है, गरम खाएगा तो मुंह जल जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज मिलता है। और आजकल क्या हो गया कि स्पोर्ट्स में ड्रग्स भी स्टेरॉइड लेने में चालू किया, ये सब बंद करो, इससे लाइफ नहीं है, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। बहुत अच्छा मैसेज। क्योंकि आपको मेहनत करना है, आप ये ग्राउंड में भागोगे, उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, लेकिन 10 दिन के बाद जरूर मिलेगा। आप मेहनत करोगे, उसका मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जरूरी है परफॉर्म, आपका मेहनत और आपका डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी है, इसके परफॉर्मेंस के साथ में आपको डिसिप्लिन जब तक रहेगा, आपका बात। स्पोर्ट्स बहुत आप आगे बढ़ोगे, आपका जो गोल होगा वो पूरा होगा। तो बहुत अच्छा लगा प्रताप, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। आपने बुलाया और हमारे विचार आप लोगों के साथ पहुंचाने का मदद की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू।